नेहा जी वीडियो ऑन करिए। हाँ, आपका ऑडियो भी ऑन करिए। हाँ, आवाज आ रही है आपको प्रॉपर? यस सर। जी। जी रमेश सर, शुरू करें। हाँ जी, एक मिनट सर, ना मैं इसका इनका देख लेता हूँ। राइट। गुड हेलो नेहा इवनिंग जी। सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। सर। आपका तो शानदार बैकग्राउंड रहा है, बैकग्राउंड। हाँ, लोग तो उम्मीद उम्मीद करते हैं इसमें कि हमारे कभी इतने आ जाए। और आपने बीएड भी कर रखा है, एमएससी किया है। एमएससी किस सब्जेक्ट में किया आपने? हाँ सर, मैथमेटिक्स में मैंने एमएससी किया हुआ है। बीएड कब किया आपने? हाँ सर, मैंने बीएड 2021 में किया है। आपने ये टीचिंग वगैरह के लिए ट्राई क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ सर, मैंने रीट का एग्जाम दिया था, पात्रता परीक्षा, जो मैंने क्लियर की है। हालांकि इसके बाद मैंने तृतीय ग्रेड जो शिक्षक परीक्षा है मैंने वो भी दी, लेकिन मैं उसे अपनी कुछ गलतियों की वजह से क्लियर नहीं कर पाई। तो राजस्थान प्रशासनिक परीक्षाएं आने का बेसिक क्या मतलब, आरएस में आना या फिर टीचिंग में जाना, दोनों में से आपके प्रेफरेंस में ऊपर कौन है? सर, अगर दोनों में से तुलना की जाए तो सर शुरू से ही राजस्थान प्रशासनिक सेवा में जाना मेरा प्रेफरेंस रहा है। और ये 12th क्लास के बाद से ही मैंने डिसाइड किया था। उसके लिए तो सामान्य ये चाहिए अपन को, है ना। यस एक जनरलिस्ट नॉलेज चाहिए, बीएससी के बाद ही आप कर सकते हो, है ना। यस सर। आप जब 12th के बाद ही आपने सोच लिया था मुझे ये करना है, तो आपने फिर एमबीएससी किया, एमएससी किया, फिर बीएड किया, है ना। और जनरली तुलनात्मक ये माना जाता है नहीं। आप क्या मानते हो, आपके लिए प्रेफरेबल क्या है कि आपको क्या करना है? आपको बीएड करके टीचिंग में जाना है, या फिर या तो टीचिंग आपके लिए ऑप्शन है, या फिर आरएस आपके लिए ऑप्शन है ना। तो वो नहीं, मुझे ये बताओ आपके लिए इम्पोर्टेंट कौन सा है सबसे ज्यादा, कि मैं इसमें ज्यादा कंफर्टेबल फील करूंगी और क्यों करूंगी, ठीक है, ये बताओ। सर, अगर व्यक्तिगत रूप से बात की जाए तो मैं प्रशासनिक सेवा में जाना ज्यादा कंफर्टेबल फील करूंगी। क्योंकि सर, जब 12th मैंने पास किया तो 91% मेरा रिजल्ट था, और मैं राजस्थान बोर्ड की मेरिट में रही थी सर। तभी मैंने डिसाइड किया था कि मुझे राजस्थान की एक टॉप सर्विस में जाना चाहिए। हालांकि इसके बाद मैंने भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए भी ट्राई किया, लेकिन उसमें मैं किन्हीं कारणों से सफल नहीं हो पाई। और इस जॉब में सर एक डाइवर्सिफिकेशन भी हमें देखने को मिलता है, साथ ही जो एक सामाजिक प्रतिष्ठा इसमें है ही। और सर, मेरा ऐसा मानना है कि रोटी कपड़ा और मकान तो हम किसी भी नौकरी से ले सकते हैं, लेकिन अगर इस जॉब में मुझे एक जनता से कनेक्टिविटी करने का भी मौका मिले तो मुझे लगता है सर इससे बेहतर कोई भी एक अवसर नहीं हो सकता। तो आपको इस जॉब की डाइवर्सिफिकेशन जो है, ये विविधता है, वो आपको अट्रैक्ट करती है ना। यस तो सर। मुझे मुझे जस्ट बताइए कि इसमें क्या आपको क्या पता लगता है कि डाइवर्सिफिकेशन कैसे है इसमें, ऐसी कौन सी विविधता है इसमें, इस जॉब में, या फिर पर्टिकुलरली राजस्थान, मतलब इसमें आपको क्या क्या ऑप्शन, जैसे आप एसडीएम बन गए मान लिया, है ना। यस तो सर। एसडीएम बनने के बाद आप किस किस पोस्ट पे आप जा सकते हो, कुछ दो चार पोस्ट का जनरली अगर आपको पता हो, कि आपको इसलिए आपको लगता है कि मैं अलग अलग एक्सप्लोर करूंगी चीजों को, तो कैसे होगा? सर, राजस्थान प्रशासनिक सेवा का एग्जाम क्लियर करने के बाद जो ब्लॉक लेवल पे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की पावर मिलती है, लेकिन साथ ही इसमें जो महिला और बाल विकास के लिए विभिन्न जो एक विभाग है उसमें मुझे जाने का अवसर मिल सकता चलो है, ठीक है, काउंटिंग। एक मिनट, महिला बाल विकास में कौन सी पोस्ट होती है? एक जो एक आरएस एसडीएम लेवल का जो आरएस है, वो महिला बाल विकास में किस पोस्ट पे लगता सर, है? सीडीपीओ जो पोस्ट होती है उस पे जाने का अवसर मिलता है। एसडीएम को लगाते हैं उस पे, सीडीपीओ पे? नहीं सर, वो जो एसडीएम तो टॉप सर्विस में होती है जो। मैं वही पूछ रहा हूँ, जो आरएस है, प्रॉपर आरएस है, जो एसडीएम है, उसको यस अगर सर। महिला बाल विकास विभाग में लगाएंगे तो किस यस पोस्ट पे लगाएंगे? सर, सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है। नो नो प्रॉब्लम। मैं आपकी जो प्रेफरेंस भरी है, क्राफ्टिंग आपने आपका वो हॉबी लिखा है। यस अभी, सर। हाँ, एक उदयपुर के एक क्राफ्ट को जीआई टैग मिला था कुछ समय पहले। जी सर। उदयपुर के एक क्राफ्ट को जीआई टैग मिला था, कुछ अलग अलग अपनी 5 क्राफ्ट को जीआई टैग मिला था, तो यस सर। वो कौन सी थी?
सर उदयपुर की कोफ्तागिरी क्राफ्ट को जो था जीआई टैग मिला था, और साथ में बीकानेर की कशीदाकारी उसमें शामिल थी एक। सर मुझे प्रॉपर 5 नाम याद नहीं है, हालांकि मुझे जो जीआई टैग मिले हुए हैं वो मुझे याद है राजस्थान से, लेकिन अभी वो 5। अभी कितने जीआई टैग मिले हुए हैं राजस्थान के? सर 21 मैं याद कर पा रही हूँ। कोफ्तागिरी में क्या होता है? सर मुझे इसके बारे में सर प्रॉपर जानकारी नहीं है। मीनाकारी में? जी सर। मीनाकारी। ये सर मीनाकारी में सर जो रत्नों की जो जड़ाई होती है वो की जाती है, जिसमें तांबे या पीतल पे जड़ाई की जाती है, जो धातुओं की जड़ाई होती है। आपने बताइए कि अभी आमेर फोर्ट चर्चा में है। यस सर। कारण क्या है? जी सर। क्या कारण है आमेर फोर्ट चर्चा में रहने का अभी? हाल ही में अभी 2-3 दिन चर्चा में बहुत ज्यादा। सॉरी सर, सर जो आमेर फोर्ट की जो सर जितना मैं याद कर पा रही हूँ कि जो उसकी एक स्थापत्य कला है उसको हम संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, जो उसमें खंडित होती हुई जो हम देख पा रहे हैं उसके उसको लेके। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसमें राजस्थान के कितने जिले सम्मिलित हैं? सर उसमें राजस्थान के 6 जिले शामिल हैं। उसमें ये है अपने आमेर आमेर फोर्ट है। यस सर, उसमें आमेर फोर्ट भी शामिल है। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उन्हीं जिलों को सम्मिलित किया जाता है जो अच्छी तरीके से संरक्षित होते हैं। ठीक है। यस और सर। दूसरी बात ये कि आमेर फोर्ट चर्चा में रहने का एक बहुत बड़ा रीजन है कि एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी आमेर फोर्ट को विजिट करने वाली है। यस सर, सॉरी सर, मैं याद अभी आपने मुझे बताया तो मैं याद कर पाई। अमेरिका से जो उपराष्ट्रपति वेंडी जी आने अपनी पत्नी के साथ आने वाले हैं उसको और लेके। भारत से उनका कोई संबंध है? सर जो उनकी पत्नी है उषा वेंडी, वो भारत से संबंधित हैं। अलवर की कोई 4 वनस्पतियों के नाम बताओ। सर अलवर में सर अलवर में जी सर। बोलिए बोलिए। अलवर में सर सालर, खैर, अर्जुन मुख्य ये वनस्पति पाई जाती हैं। सर मैं अभी 3 ही याद कर पा रही हूँ। अलवर में मुख्यतया कौन सा प्रकार का वनस्पति पाया जाता है? मतलब जैसे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती है क्या? ऐसे में 2-4 जो डिफरेंशिएशन है ना, उनमें से कौन सा है राजस्थान अलवर में? सर अलवर उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वनस्पति, सर पर्णपाती वनस्पति में आता है, पतझड़ वनस्पति में। अलवर वैसे मुख्यतया किस चीज के लिए फेमस है? हाल ही के सर दिनों में चर्चा में है अलवर ज्यादा। सर यस सर, सर अभी वर्तमान में सरिस्का अभयारण्य को लेके चर्चा में है। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है अलवर में बहुत ज्यादा? यस सर, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है। जो भिवाड़ी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने राजस्थान का इकोनॉमिक सेटअप पढ़ा अभी इस बार जो नया आया है? यस सर, मैंने उसके कुछ उसके अध्याय पढ़े हैं, हालांकि अभी पूरा पढ़ना कुछ बाकी है। पहला चैप्टर पढ़ लिया आपने? फर्स्ट चैप्टर? हाँ सर, अगर सच बताऊं तो मैंने सर उसमें जो पीछे स्कीम्स, विमेन और हेल्थ एजुकेशन, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। मुझे केवल एक चीज जाननी है कि यस इस सर। बार इस बार पहली बार जो मैं भी 4-5 सालों से इकोनॉमिक सर्वे को फॉलो कर रहा हूँ, तो उसमें इस बार इन्होंने स्पेशली एक डिस्ट्रिक्ट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट करके एक यस स्पेशल सर। इंट्रोड्यूस किया है। जैसे यस। स्टेट जीएसडीपी होता है, जीडीपी होता है, ऐसे इन्होंने डिस्ट्रिक्ट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया। यस सर। उसमें अलवर की पोजीशन क्या है? सर उसमें अलवर सेकंड रैंक पे है, और प्रति व्यक्ति आय में प्रथम स्थान पे है। तो अलवर में जीडीपी सेकंड पोजीशन पे रहना और प्रति पर कैपिटा इनकम प्रथम स्थान पे होना, इसके पीछे क्या महत्वपूर्ण कारण आप समझते हैं? सर इसमें अगर महत्वपूर्ण कारणों की बात की जाए तो उद्योगों की महत्वपूर्ण अवस्थिति, जो भिवाड़ी क्षेत्र में ऑटोमोबाइल सेक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और वर्तमान में थानागाजी में यहाँ पे मूर्ति संगमरमर की मूर्तियां बनाई जाती हैं। साथ ही यहाँ पे जो एमआईए एरिया मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण इंडस्ट्री देखने को मिलती है। साथ ही एनसीआर अलवर में एनसीआर ओके, एनसीआर रीजन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं राजस्थान के?
सर एनसीआर में राजस्थान का अलवर और भरतपुर और डीग जिला शामिल है। और एक कुछ काउंटर मैग्नेट डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान, वो कौन कौन सा है? सर कोटा और जयपुर को बनाया गया है। और क्या कारण, काउंटर मैग्नेट डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली होते क्या है वैसे, कुछ आइडिया है? अ, सर जैसे एनसीआर जो दिल्ली के पास बनाया गया, ऐसे काउंटर मैग्नेट शहर जो आकर्षित करने के उद्देश्य से बनाए गए थे, ताकि वहां पे भी विकास को गति मिल सके और जो वहां पे संभावनाएं उपस्थित है उनका पूर्णतः सदुपयोग किया जा सके। जी सर। और हो गया सर। हाँ। जी, अभी रिव्यू करेंगे इनके बाद में बोलूँ जवाब, है ना? जी जी। जी नेहा जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या हॉबी है आपकी? सर क्राफ्टिंग वेस्ट टू वंडर। ये क्या होता है? सर इस मैं अपनी हॉबी में जो भी मेरे घर में आसपास वेस्ट अनयूज्ड आइटम्स होते हैं, मैं उनसे कुछ क्रिएटिविटी करने की कोशिश करती हूँ जो सजावट में काम आ सके और जो वेस्ट मिनिमाइजेशन है उसके कॉन्सेप्ट को भी साकार कर सके। ओके। आरएस में क्या उपयोग है इसका? सर आरएएस में प्रशासन में अगर बात की जाए तो हम वर्तमान में देख रहे हैं वेस्ट बहुत ज्यादा हो गया है। और साथ ही जो गवर्नमेंट चाहती है कि मिनिमम एडमिनिस्ट्रेशन और मिनिमम रिसोर्सेज और मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेशन का यूज किया जाए, तो ये इसमें काम में लिया जा सकता है। जैसे सर मेरी जो हॉबी है उसमें जो भी वेस्ट होता है मैं उससे कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश करती हूँ। सेम ऐसे ही प्रशासन में जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध है उनका यूज करके हम लक्षित लाभार्थियों तक उनकी सुविधाओं को पहुंचा सके, तो इस वे में इसका यूज किया जा सकता है। अभी इन दिनों कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनको आप प्रेफरेंस में वर्क करना चाहेंगे? सर अगर राजस्थान प्रशासन की बात की जाए तो इसमें जो शिक्षा के क्षेत्र में किशोरी बालिका योजना है, 14 से 18 साल की बच्चियों को जो उनको जो उनकी हेल्थ को लेके बताया जाता है, और साथ ही कालीबाई भील महिला संबल योजना में सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं। मैं चाहूंगी कि मैं बच्चियों को उनके प्रॉपर यूज के बारे में बता सकूं ताकि जो हेल्थ इशू होते हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा सके, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में जाके महिलाओं के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। और साथ ही जो टूरिज्म सेक्टर को लेके स्कीम्स चल रही हैं, जो ग्रामीण पर्यटन, मैं चाहूंगी कि जो भी मैं जहां भी पोस्टेड रहूं वहां के आसपास जो भी गांव हो जहां ऐसी संभावनाएं हो, मैं उसको और विकसित कर सकूं ताकि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक। ये एक नाम अभी चर्चा में है, गौरांशी शर्मा। पढ़ा है यस सर। आपने? सर मुझे यस सर, मैंने इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। मुझे इतना ध्यान है कि कोटा से हैं। हालांकि सर ज्यादा जानकारी अभी मुझे याद नहीं है। ओके ओके। ठीक। ये डॉक्टर अंबेडकर जयंती अभी गई है, कब थी वो? सर अभी वो कुछ दिन पहले ही 14 अप्रैल, सर मैं एग्जैक्ट डेट नहीं याद कर पा रही हूँ अभी, हालांकि वो ओके कुछ दिन पहले ही गई है। ओके ओके। डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा के बारे में कुछ बताइए। जो डॉक्टर अंबेडकर जी थे वो समानता पर उनका विशेष जोर था, और जो पिछड़े वर्ग थे उनकी समानता की बात करते थे कि उन्हें उनके अधिकार दिए जाएं। और इसका उन्होंने समावेशन भारतीय संविधान में जो प्रारूप समिति में जो वो थे उसमें भी उन्होंने उसका समावेशन किया। साथ ही शिक्षा पे बहुत जोर देते थे, क्योंकि इनका मानना था कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो विश्व में और समाज में समानता को स्थापित कर सकती है। तो गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर में काफी विरोधाभास रहे हैं। यस सर। कारण बता पाएंगे इसके? सर इसके एक महत्वपूर्ण कारण की बात की जाए तो जाति व्यवस्था को मान सकते हैं, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि जाति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। उनका उनका अर्थ था कि ये एक हमारे जो भी जाति व्यवस्था में जो हमारे पहचान होती है उसको बनाए रखने में महत्वपूर्ण होती है। वहीं अम्बेडकर जी का मानना था कि इसे समाप्त करके सभी को एक लेवल पे लेके आना चाहिए, और इसका विरोधाभास जो निर्वाचन का जो एक जो पृथक निर्वाचन प्रणाली आप थी उसमें कंफर्म भी हो? देखा गया था। आप कंफर्म हो कि गांधी जी जाति व्यवस्था के समर्थक थे? हाँ। यस सर, मैं जहां तक मैं याद कर पा रही हूँ सर, हालांकि मैं इसके बारे में थोड़ा और पढ़ूंगी। क्या इसको जाति व्यवस्था की बजाय वर्ण व्यवस्था के समर्थक बोला जा सकता है?
यस सर, अगर व्यापक रूप में देखा जाए तो बोला जा सकता है। हम्म, ठीक है। प्रारूप समिति के बारे में बताइए। सर, प्रारूप समिति में 7 मेंबर थे, जिसके अध्यक्ष अंबेडकर जी थे। और इनका जो उद्देश्य था, जो हमारा संविधान बना था उस पे व्यापक विचार विमर्श और उसका जो प्रारूप लेके आए थे, उन्होंने इसकी रचना की थी। और इसी के बाद ही जो हमारा संविधान था वो निर्मित हुआ था। 7 सदस्यों के नाम बता पाएंगी? ये सर, अगर 7 सदस्यों की बात की जाए तो के एम मुंशी जी, वीटी कृष्णामाचारी जी, एन माधवराव जी, डीपी खेतान जी, एन गोपाल स्वामी कृष्णा अयंगर जी, एन मोहम्मद सादुल्ला जी और बी आर अम्बेडकर जी इनके अध्यक्ष थे ओके, समिति के। ठीक। एक कच्चा तीवू द्वीप विवाद, यस सर। ये अभी चर्चा में है, बता पाएंगी? यस सर, ये श्रीलंका और भारत के बीच में एक विवादित द्वीप माना जा सकता है। भारत ने कुछ समय पहले ये श्रीलंका को दिया था, और इसमें एक ये सहमति हुई थी कि जो हमारे भारतीय मछुआरे हैं वो वहां पे अपने मछली पकड़ने के लिए या अन्य कार्यों के लिए जा सकते हैं। लेकिन वर्तमान में ऐसा देखा गया कि जो भारतीय मछुआरे वहां जाते हैं तो उनसे जो है कुछ गलत घटनाएं देखने को मिलती हैं, जिसको लेके सर ये विवाद में रहता है, रहा देखने को रहा है। ओके ओके। एक आर्टिकल रहा है इन दिनों, साठा धान, पढ़ा है आपने साठा धान? यस सर, मैंने साठा धान के बारे में पढ़ा है। बताइए। सर, ये एक ऐसी फसल कही जा सकती है जो भूजल को सोख के और पानी की बहुत वह बहुत बुरी कंडीशन कर देती है। तो इसी को रोकने के बारे में कहा गया है कि ये हमारे भूजल के लिए उचित नहीं है। ओके ओके ओके, एक लास्ट क्वेश्चन। यस सर। ट्रम्प की टैरिफ नीति के बारे में बताइए। सर, जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प, उनकी टैरिफ नीति की बात की जाए तो ये एक रेसिप्रोकल टैरिफ के रूप में देखने को मिला है। और इसने वर्तमान में ट्रेड वॉर भी उत्पन्न किया है। जैसे अमेरिका ने चाइना पे और वियतनाम, मलेशिया, इवन विश्व के बहुत से देशों पे टैक्स लगाया, रेसिप्रोकल टैरिफ। और उसी के जो प्रतिरोध था उसमें अन्य देशों ने भी टैरिफ लगाया, जिसका पूरे विश्व के ट्रेड पे, आयात निर्यात और कहा जाए विश्व अर्थव्यवस्था पे एक नकारात्मक असर देखने को मिला है। हालांकि ये 90 दिनों के लिए रोक दिया गया है और इस पे वार्तालाप जारी है। तो भविष्य में ये देखना होगा कि किस दिशा में जाता है। भारत की प्रतिक्रिया बता पाएंगे इस पे? ये सर, भारत अभी वार्तालाप की स्थिति में है और कोशिश कर रहा है कि इसमें कुछ संधियां की जा सके, ताकि जो हमारे यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्टील और जो भी अन्य क्षेत्र है, टेक्सटाइल सेक्टर जो नकारात्मक स्थिति में है, उन पे कुछ बातचीत हो सके और हमें जो हमारे यहाँ पे निर्यातक है उनको कुछ पॉजिटिव वे में अप्रोच मिल सके। जब दूसरे देश यूएस पे इतना टैरिफ लगा रहे हैं, तो यस यूएस को क्या उन देशों पे टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है? सर, अगर बात की जाए तो यूएस टैरिफ लगा सकता है, लेकिन विश्व अर्थव्यवस्था सर झगड़े की राजनीति से नहीं चलती है। ये सहमति और सामंजस्य से ही आगे बढ़ाई जा सकती है। नहीं तो क्या ये न्यायपूर्ण नहीं है कि कोई जब हमारे ऊपर टैरिफ लगाए तो हम भी उन पे टैरिफ लगाएं? इसमें अन्याय क्या है, गलत क्या है? सर, अगर इसको एक व्यापक वे में देखा जाए तो ये उसी तरीके से होगा कि अगर कोई हमें एक चांटा मारे तो हम भी उसे एक चांटा मारे। तो मेरा ये मानना है कि जिस भी वजह से दूसरे देश हमारे अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, तो अमेरिका को बातचीत के जरिए उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जानी चाहिए कि जो अमेरिका का जो घरेलू जो बाजार है वो भी प्रभावित ना हो, और जो विश्व के अन्य देश हैं उनकी भी एक जो आर्थिक स्थिति हो वो ठीक रह सके। ठीक है जी, रमेश सर रिव्यू करें। सर मैं मेरे जो मैंने पूछा उसके ऊपर तो करूंगा, लेकिन एक सामान्य जनरल पहले उसके ऊपर बात करूंगा। जैसे मुझे ऐसा जो लगा कि आपके पॉजिटिव पॉइंट पहले बता देता हूँ मैं। यस सर। पॉजिटिव पॉइंट में तो एक तो आपका कॉन्फिडेंस मुझे ठीक लगा, है ना। यस कॉन्फिडेंस सर। अच्छा है, हर हर चीज के ऊपर जवाब दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा, कोशिश आपने की, आपने हिंदी जब आप बोलते हैं तो आप शब्दों को जो चयन है वो भी आपका ठीक है। हिंदी मतलब प्रॉपर, मतलब आपने प्रॉपर हिंदी को ही चुना है कि इसमें ज्यादा मिक्सअप नहीं कर रहे हो, ठीक है। यस सर। वो भी। और आई कांटेक्ट वगैरह जितना मुझे ठीक लग रहा है तो ठीक है। लेकिन जो एक बहुत आपके लिए वहां दिक्कत पैदा कर सकती है कि आपके आंसर्स बहुत लंबे हैं।
ठीक है। यस सर। मतलब जैसे मैंने आपको पूछा कि आपने टीचिंग और, तो सबसे पहले आपको टीचिंग और आरएस के अंदर आप जो है किसको प्रिफर करोगे। तो आपने शुरू से मुझे कि मैंने प्रशासनिक यूपीएससी की तैयारी की, ये वो, है ना। तो मुझे लगता है कि इनकी बहुत ज्यादा जरूरत आपको वहां पे रहेगी नहीं, क्योंकि यस सर। अपन को केवल उतना बोलना जितना उन्होंने पूछा। जितना आप लंबा बोलोगे उतने आप फंसोगे। ठीक है, एक जी बात। सर। आपको जब भी कोई आंसर दिया जा रहा था, आप हर चीज में एक तकिया कलम यूज कर रहे थे कि सर देखा जाए तो, या उनकी बात की जाए तो, है ना। तो किसी भी टाइप के तकिया कलम से बचना है। जो अपन कोशिश ये करें कि अपन ऐसे कोई रिपीटेटिव वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज नहीं करें। ठीक है। जैसे कच्चा दीप के बारे में सर ने पूछा, या फिर आपके क्राफ्ट्समैन के, आप क्योंकि आपने क्राफ्टिंग आपकी हॉबी बताई है, तो कोफ्तागिरी और ये जो रिसेंटली चर्चा में रही उसके बारे में, ठीक है उनको टैग मिला, उनके नाम पता नहीं, ये आपको उसके बारे में डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। कोफ्तागिरी में क्या होता है ना, मेटल्स के ऊपर आर्ट वर्क्स होता है कोफ्तागिरी के अंदर, है ना। तो ये आपको बेसिक जो है उनके बारे में थोड़ा डेप्थ नॉलेज, क्योंकि इंटरेस्ट एंड हॉबी बहुत आर डिफरेंट थिंग। हॉबी का मतलब ये होता है जिसके बारे में आप चाहे कुछ भी हो जाए, आप उसके लिए समय निकालते हैं और आप वो करते हैं। ठीक है। यस सर। इंटरेस्ट होना जनरल नॉलेज जिसके बारे में थोड़ा बहुत पता हो। फिर जैसे सर ने कच्चा तीबू और इनके बारे में पूछा, तो आपने जस्ट अभी कुछ समय पहले ये चीज हुई है नहीं, 1974 में समझौता हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच में। यस सर। ठीक है। देखिए, अपन को जो चीज नहीं पता है कोई बात नहीं, सब चीज सबको नहीं पता होती, लेकिन हर चीज का जवाब देने के चक्कर में अपन ये ध्यान रखें कि अपन कोई ऐसी चीज नहीं बोल रहे जहां अपन, अब जैसे एक एग्जांपल और दे रहा हूँ कि प्रारूप समिति के बारे में पूछा, तो आपने 7 सदस्य थे, आप फंस गए, एक 7 सदस्य के ऊपर क्वेश्चन और आ जाएगा। ठीक है, याद नहीं आया तो ठीक है, जरूरत नहीं है ना। प्रारूप समिति सर ने पूछा क्या, प्रारूप समिति ने संविधान के ड्राफ्ट की रचना की सबसे पहले, सिंपल सा आंसर था। ठीक है, फिर वो पूछते अच्छा इसमें और कौन सम्मिलित था तो बताना। ठीक है, जी सर। क्योंकि देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं खुद एक दे रहा हूँ एग्जाम, है ना, तो मैंने खुद इंटरव्यू दिया था, तो मेरा एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ साथ में मैं आपको। यस सर। मुझे एक क्वेश्चन पूछा कि भारत के अंदर रेगुलेटरी बॉडीज कौन सी है, जितना पूछा कि इतना ही बताया मैंने कहा सर ये 4 रेगुलेटरी बॉडीज का नाम मुझे याद आ रहा है, आरबीआई, सेबी, और फिर उन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा। अब आपने बीएड कर रखी है तो आप ये समझ लो कि इंटरव्यू वाले जब आंसर पूछे, जैसे आप बच्चों को एक्सप्लेन कैसे करते हो, फिर वो भी क्वेश्चन पूछते हैं, फिर वापस एक्सप्लेन करते हो। अगर आप उस मोड में चले गए ना, तो आपके टाइम खींचना भी इजी रहेगा और उनको भी कंफर्टेबल ज्यादा लगेगा। तो मुझे पूछा उन्होंने कि आपका मॉनेटरी पॉलिसी, फिर उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी पूछ लिया तो उसका जवाब दिया, फिर उन्होंने एक एक चीज पूछी, तो उससे क्या है मेरा इंटरव्यू। तो आपको यूं है कि सारी चीज एक बार में नहीं बतानी, जितना पूछा यस। उतना बताओ, फिर वो उससे और क्वेश्चन पूछेंगे आप। ठीक है। और थोड़ी सी मुझे आपकी जो आप बात कर रहे थे उसमें हड़बड़ाहट लगी, आप बहुत जल्दी आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। यस सर। थोड़ा सा जो क्वेश्चन पूछा है, अब एक बार ये देखो कि मतलब 2-3 सेकंड के लिए एक इस बार उस चीज उसके बारे में सोच लो, ज्यादा नहीं, 2-3 सेकंड के बारे में मतलब उसमें उसके बारे में सोच लो आपको पूछा क्या एग्जैक्टली, उसके बाद आप आंसर, जल्दबाजी मत करो आंसर में। ठीक है, और विस्तार को थोड़ा कम करो, ये यस सर। शॉर्ट आंसर दो जितना। हाँ, अगर आपको विस्तार से पूछा है कि आप थोड़ा डिस्क्राइब करो इसको, तो आपको करना है। बाकी मैंने 90% आपके क्वेश्चन में आपने, और सबसे पहले आपने आंसर की शुरुआत है कि सर इसमें देखा जाए तो, बात की जाए तो। ठीक है, ट्रम्प की टैरिफ नीति, ट्रम्प की सर ने पूछा कि वो आप क्यों नहीं लगा सकता, है ना। वो तो पहले ही कहता है कि मैं अपने देश के बारे में सोचूंगा, जब दूसरे 150% उनके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, लगा सकता है। लेकिन अपन उसका आंसर ऐसे दे सकते हैं, कुछ व्यवस्थाएं होती है, विश्व व्यापार संगठन है, उसकी कुछ व्यवस्थाएं हैं, तो आप एकाएक बढ़ा देंगे, तो आप पहले एक बार बात करिए, ऐसे करके कुछ, है ना। और सर इस आंसर को सर और बहुत अच्छे से बताएंगे आपको। बाकी जो जनरल चीजें जो है ये है, क्राफ्ट्स में आपने हॉबीज के बारे में बताया, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा पता रहना चाहिए। बीएड आपने की है तो डेफिनेटली टीचिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, आपने क्यों नहीं कर रहे हो। फिर आप कहीं भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप आरएस को इसलिए कर रहे हो कि या आरएस, या फिर देखो किसी भी जॉब की इंपॉर्टेंस कम नहीं होनी चाहिए। टीचिंग सर। भी
टीचिंग भी मेरा इंटरेस्ट है और एडमिनिस्ट्रेशन भी मेरा इंटरेस्ट है। ठीक है। और अगर मैं टीचर बन जाती हूँ तो भी मैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ट्राई करूंगी। ठीक है। यस सर। क्योंकि टीचर कैन बी एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। और एन एडमिनिस्ट्रेटर कैन बी टीचर। अब्दुल कलाम साइंटिस्ट थे तो भी टीचर थे। ठीक है। यस तो सर। कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। और कोई भी चीज आप सीखते हो तो वो आपको वैल्यू एडिशन करती है हर चीज में। ठीक है। ठीक है सर, आप बताइए। जी जी सर। नेहा जी, यस सर। देखें, शुरू शुरू में थोड़ा घबराई थी, और उत्तर का आपको सर बता चुके हैं। थोड़ा उत्तरों को ट्राई करें कि पॉइंट आउट करें, पॉइंट नंबर 1 2 3 4, उसको पैरा फॉर्म में नहीं दें। कॉन्फिडेंस अच्छा है पर उसको थोड़ा और बनाए रखें, कॉन्फिडेंस सही है। और एक जो है, जैसे आप जैसे कोई नाम हम बोलते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर जी, तो जो बड़े लोग जो हैं, इतिहास के हैं या वर्तमान है, उनके साथ में श्री और जी या डॉक्टर या जी एक साथ नहीं लगाएं। जैसे जैसे श्रीमान नरेंद्र मोदी, तो अगर आप ये कहेंगे कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, तो ये थोड़ा ऑड लगता है ना। यस सर। अगर आपने बोल दिया श्री नरेंद्र मोदी या डॉक्टर अंबेडकर आपने बोल दिया है, तो ये क्या होता है कि मतलब ये प्रशासनिक शब्दावली ना होके फिर ये थोड़ा अनऑफिशियल हो जाता है। जैसे हम जी लगा के उनको एक दूसरे वे में ले जाते हैं। तो जी लगाने के बजाय आप उनको श्रीमान या डॉक्टर अंबेडकर इस तरह से आप बोलें तो रेस्पेक्ट से हो जाता है। एक गांधी के बारे में थोड़ा देखें। अभी इन दिनों जितने घटनाक्रम हुए हैं, उन यस सर। घटनाक्रमों के बियॉन्ड में आपको जाना चाहिए। देखिए, यस। अंबेडकर की जयंती आई है 14 अप्रैल की, आपने सही बोला, पर आप यस। कंफर्म नहीं थी। तो यस सर। आपको उसके बारे में कंफर्म होना चाहिए, उनकी विचारधारा, उनकी कन्फ्लिक्ट। अब अंबेडकर का संविधान में योगदान, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब अंबेडकर और गांधी का विरोधाभास काफी फेमस है। तो जाति व्यवस्था वाला पॉइंट सही नहीं है, यहाँ वर्ण व्यवस्था आपको बोलना चाहिए। गांधी ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है, न कि जाति व्यवस्था का। जी सर। वो आप देखें थोड़ा। और जो ट्रंप की टैरिफ नीति थी, आपने एक उत्तर दिया थप्पड़ वाला, ये यस उत्तर सर। यहाँ उचित नहीं है। ये जी प्रॉपर सर। उत्तर नहीं है, बल्कि आप यहाँ पहले में आप देखें, संतुलित उत्तर आपका वो होगा जिसमें आप कहेंगे कि हालांकि उनको टैरिफ लगाने का अधिकार है, वो अपनी जगह में भी राइट हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, परंतु वो एक विकसित देश है, अन्य देश पिछड़े देश हैं। तो इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए टैरिफ नीति के नियमों का निर्धारण होना चाहिए। तो ये उत्तर आपका संतुलित होता, न कि थप्पड़ वाला उत्तर। जी थप्पड़ वाला सर। थोड़ा एक लेवल लोअर हो जाता है, वो एक अच्छे स्तर को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। बाकी भारत की प्रतिक्रिया में जो आपका उत्तर था वार्तालाप वाला, ये संतुलित उत्तर है, अच्छा है। भारत रियल में वार्तालाप ही कर रहा है। भारत ने कोई बहुत चीन की तरह हड़बड़ी में टैरिफ के बदले टैरिफ ना लगाकर अपना एक प्रतिनिधि मंडल भेजा है, और वो लोग संतुलित रूप से, ये जो विदेश मंत्री हैं भारत के, कौन है विदेश मंत्री अभी? सर नाम याद नहीं है। आपको पता है नाम, और अभी हो सकता है इंटरव्यू के प्रेशर में आप, तो ऐसे हाँ प्रेशर सर। मत लीजिए इस तरह से। देखिए, प्रेशर में आना ही नहीं है। इंटरव्यू आप रविंद्र सर से पूछिए, बहुत ही सहज रूप से इंटरव्यू होते हैं। आप ये यस सर। मानिए मत कि ये कोई इंटरव्यू है, ये एक चर्चा है, जस्ट डिस्कशन। जी रविंद्र सर। सर एक ऐड और करना मुझे इसमें हाँ कि जैसे जो अंबेडकर जी की जो थी बात है ना, उसमें उन्होंने एक्चुअली जो आपने न्याय वगैरह की बात की, समानता, उसमें सबसे ज्यादा जोर उन्होंने सामाजिक समानता पे दिया था। उन्होंने कहा राजनीतिक समानता भी बाद में, पहले सामाजिक समानता। ठीक है। नेहा जी सुन रहे हैं आप? हाँ, यस ठीक सर। है। शिक्षा उनका और सेकंड जो पॉइंट। सर, हाँ जी सर, हाँ, पहली समानता राजनीतिक और संवैधानिक मूल्यों के ऊपर। आपने अगर उनके बारे में पढ़ा तो उन्होंने कहा कि धर्म की कोई पुस्तक ऐसा है, एक पुस्तक होनी चाहिए, और धर्म के जो है उसके लिए भी नियुक्तियां होनी चाहिए, प्रतियोगिता परीक्षा होनी चाहिए। और यस सर। महात्मा गांधी और उनका केवल एक मुद्दे पे सबसे ज्यादा विरोधाभास था, वो था धर्म, वर्ण व्यवस्था के ऊपर। महात्मा गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, क्योंकि वो ये मानते थे कि वर्ण व्यवस्था समाज में श्रम विभाजन की बहुत उपयुक्त व्यवस्था है, लेकिन उसको ये शोषणकारी व्यवस्था मानते थे उस मुद्दे के ऊपर। तो और मैं आपको एक
ये सर जो बता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही ज्यादा, मतलब एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है इंटरव्यू रूम का। मैंने 2 इंटरव्यू दिया, पहला इंटरव्यू मैं भी घबराया था, सेकंड इंटरव्यू में मैं बहुत ज्यादा, बहुत सारे क्वेश्चन में सॉरी बोला, नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन झूठ नहीं बोलना एक तो, और बहुत ज्यादा उनको, मतलब अपने आगे जो बैठे हैं लोग, देखो उनके ईगो को हर्ट नहीं करना कभी भी जिंदगी में, एक चीज ध्यान यस सर। रखना। मुझे एक क्वेश्चन पूछा एक सर ने कि अभी कौन से हिंदी के बहुत बड़े वो चल रहे हैं, उनकी जन्म शती समारोह चल रहा है, तो एक्चुअली एज में थे तो उनकी आवाज मुझे प्रॉपर सुनाई नहीं दी, लेकिन मैं ये नहीं बोला उनको, जैसे कई बार बोलते थे सर आपकी आवाज सुनाई नहीं दी, नहीं, अपन सॉरी बोलना है सर, सॉरी मुझे थोड़ा सा मतलब आप रिपीट करें, रिपीट करने में भी थोड़ा दिक्कत रहती है, उनको लगता है सुन ही नहीं रहा मुझे, है ना, तो आप, मैंने सॉरी बोला जस्ट सॉरी, तो उन्होंने बोला अरे इतने बड़े व्यंग्यकार है, तो उन्होंने क्लू दे दिया, मैंने जस्ट नाम बता दिया, हरिशंकर परसाई, वो बहुत खुश हो गए क्योंकि मैं केमिस्ट्री का हूँ और उनको उनके हिंदी साहित्य का कोई नाम सुनने को मिला। और जो टैरिफ नीति वाला सर ने बताया ना, मैं कह रहा हूँ आपने जो आंसर दिया ना, उसमें थप्पड़ वाला थप्पड़ कभी नहीं देना ऐसा आंसर, ठीक है, जी सर। कभी नहीं, यस सर। गलती से भी ऐसा आंसर नहीं देना। वहां यही बोलना है सर बातचीत के माध्यम से, और कभी भी विदेश नीति में थप्पड़ वाली बात होती नहीं है, ठीक है, यस टिट सर। फॉर टेट नहीं होता है, क्योंकि अपने हितों को रखने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। जी सर। जी जी, एक लास्ट पॉइंट और बता रहा हूँ। नेहा जी, आपका बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, उत्तर बहुत अच्छे फ्लो में देती है, भाषा प्रवाह अच्छा है, शब्द चयन भी अच्छा है, आपकी लैंग्वेज बहुत सामान्य नहीं है और बहुत उच्च भी नहीं है, एक अच्छी लैंग्वेज है, अच्छी लैंग्वेज बोलती है। बस एक कमी जो नजर आई कि आप सही आंसर को जिस प्रवाह से बोलती हैं, अनुमान को भी उसी प्रवाह में बोल डालती हैं। तो आप प्रयास करें कि जो अनुमान कभी लगाना हो तो एक बार परमिशन लेके फिर अनुमान लगाइए, तो वो यस आपके लिए सकारात्मक जाएगा। ठीक है। सर। यस सर। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। एक चीज और थी सर, जो वो बताया कि मैं अपने आंसर्स को कंसाइज करूं, सर ये हो नहीं पा रहा, मैं इस पे कोशिश कर रही हूँ, तो सर मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए? मैं पिछले काफी टाइम से इस पे कोशिश कर रही हूँ कि मैं देखो, कम बोलूं या छोटा बोलूं, पर मैं फेल ही हो रही हूँ हर बार, इसको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरे साथ भी था, मैंने जो मेरा पहला इंटरव्यू दिया ना, हर, तो अपन को जो पूछा, कोशिश ये करो कि पर्टिकुलरली उसके ऊपर जस्ट उतना ही आंसर, पर ये क्या है कि आप अपने घर पे ट्राई करो, अपने आपके घर में जैसे छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, कोई भी हो, तो उनसे जस्ट आप 4-5 क्वेश्चन पूछने के लिए बोलो, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है, है ना। हाँ हाँ। और जितना उसको रेस्ट्रिक्ट करोगे ना आंसर को, तो उतनी ऑप्शन ये रहेगी कि आप, मैं कह रहा हूँ, मैं फिलिस्तीन के ऊपर क्वेश्चन पूछा था मुझे, है ना, राफा यस बॉर्डर सर। के बारे में पूछा, तो मैंने जस्ट राफा बॉर्डर बताया मैंने, फिर उन्होंने मुझे डेप्थ पूछा उसका, ठीक है, तो उनको जाने दो आगे, अपने को सब कुछ खोल के पहले नहीं बताना, अपन को जितना पूछा उतना बताओगे तो वो उसी में आगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। तो एक तो क्या है कि आपके 3-4 टॉपिक भी अगर ढंग से तैयार है, और जब कोई आंसर नहीं आ रहा है ना, तो कोशिश ये करो उनको क्लू देने की कि सर यहाँ से पूछ लो। मुझे पूछा था कि केमिकल वेपन्स के बारे में, तो मुझे यस पता था सर। कि मैं फंस सकता हूँ, है ना, तो मैंने उसको जैसे थोड़ा सा मोल्ड करने की कोशिश की इजराइल की तरफ। मैंने कहा सर अभी हाल ही में इजराइल में कुछ घटनाएं हुई है, तो उनका नहीं 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 अभी इसके बारे में नहीं, आपको जो पूछा उसके बारे में पता। मैंने कहा सर सॉरी मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं है। फिर अच्छा तो ठीक है, आप एक काम करो इजराइल वाले मुद्दे पे आते हैं, तो उन्होंने मुझे, और क्योंकि उसमें मैं कंफर्टेबल था, सारे बहुत अच्छे से, तो मेरा जो 50% इंटरव्यू उसी के ऊपर चला था। तो आप ये कोशिश करो कि बहुत ज्यादा सारा उसके सामने बोल मत दो पहले, है ना, और ये आप प्रैक्टिस अपने फैमिली मेंबर्स, आपके दोस्तों के साथ कोई 4-5 क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन पूछो, है ना, फिर आप देखो कि आप खुद को इवेल्युएट करो और जी आपको सर। हाँ। जी सर। जी नेहा जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।